नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र। आज हम चर्चा करेंगे अनुसूची के कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन से दोष देखने को मिलते हैं। अभी तक हमने अनुसूची के संदर्भ में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की, लेकिन इसके लाभ अधिक हैं और हानियां या दोष कम हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा अनुसूची के लाभ, इसकी उपयोगिता, इसके गुण कौन कौन से देखने को मिलते हैं। इसके लाभ को हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रथम बिंदु के तौर पर हम चर्चा करते हैं प्रामाणिक और विश्वसनीय सूचनाओं की प्राप्ति। प्रामाणिक सूचनाएं उन सूचनाओं को कहा जाता है कि जिन पर हमने कई बार अध्ययन कर लिया है, जिनको हमने कई बार जांचने का कार्य कर लिया है और उसके परिणाम में समानता देखने को मिलती है, तो ऐसी सूचनाएं प्रामाणिक सूचना के तौर पर जानी जाती हैं। प्रामाणिक सूचना की प्राप्ति इस विधि के माध्यम से की जा सकती है। अनुसंधानकर्ता तथ्यों को कई बार जांचने का कार्य बहुत आसानी से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के माध्यम से कर सकता है। व्यक्तिगत संपर्क नेक्स्ट प्रमुख बिंदु के तौर पर कहा जा सकता है। इसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने की पोजीशन में होते हैं। अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न करता है और उससे सहयोग की अपील करता है, जिससे जो भी बात अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से पूछना चाहता है उसे वह आसानी से पूछने का कार्य कर सकता है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता जो उत्तर प्राप्त होता है उसे स्वयं ही लिखने का कार्य करता है। लिखने की सुविधा इस विधि में देखने को मिलती है। साथ ही साथ अवलोकन भी कर सकता है। उत्तरदाता क्या कह रहा है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इसे देखने का, परखने का कार्य एक अनुसंधानकर्ता अवलोकन के माध्यम से बहुत आसानी से कर लेता है। वह ये जांचने का कार्य कर सकता है कि उत्तरदाता सही कह रहा है या नहीं कह रहा। उसके भावनाओं के माध्यम से, उसके चेहरे के भाव के माध्यम से इसको वो जांचने का कार्य बहुत आसानी से कर लेता है। नेक्स्ट बिंदु अगर हम कहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्युत्तर प्राप्ति होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने की स्थिति में होते हैं। तो उत्तरदाता अगर चाहे भी तो कोई ऐसे प्रश्न का जवाब ना देना चाहे तो भी अनुसंधानकर्ता की मौजूदगी के कारण उसे वह प्रश्न का जवाब देना पड़ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्युत्तर हम अनुसूची के माध्यम से प्राप्त करने का कार्य कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न उत्तरदाता को समझ में नहीं आए तो उसका स्पष्टीकरण करने का कार्य भी अनुसंधानकर्ता तुरंत कर देता है, जिससे जो प्रश्न अस्पष्ट होते हैं या बहुअर्थक होते हैं उसको समझाना अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत आसान हो जाता है। सभी वर्गों के लिए यह विधि उपयोगी सहायक सिद्ध होती है, चाहे शिक्षित उत्तरदाता हो या अशिक्षित उत्तरदाता हो। दोनों वर्गों के लिए इस विधि के माध्यम से हम तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य कर लेते हैं। प्राथमिक सूचनाओं का संकलन इस विधि के माध्यम से किया जाता है। साथ ही जो अनावश्यक तथ्य होते हैं उन तथ्यों से बचाव का कार्य भी इस विधि के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं उन तथ्यों का हम सारणीय विश्लेषण, संपादन का कार्य बहुत आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि हम तथ्यों को तुरंत लिखने का कार्य करते हैं, जिससे कोई भी तथ्य छूटने नहीं पाता।
स्पष्टीकरण संभव होता है या हम कहें दोषपूर्ण लिखावट से बचा जा सकता है। ये एक अच्छी अनुसूची की विशेषता है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नावली के जब हम प्रयोग करते हैं तो लिखावट बहुत दोषपूर्ण होती है और दोषपूर्ण होने के कारण कई बार अनुसंधानकर्ता को वो समझ में नहीं आ पाती। तो इससे इस विधि के माध्यम से ये कमी को हम दूर करने का कार्य कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिस पर हमने चर्चा की कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके माध्यम से अनुसूची अत्यंत उपयोगी होती है। व्यक्तिगत संपर्क होता है, प्राथमिक सूचनाओं का संकलन किया जाता है, सूचना लिखने की सुविधा होती है, सूचनाओं को जांचने का कार्य आसानी से किया जा सकता है, दोषपूर्ण लिखावट से हम बच सकते हैं, स्पष्टीकरण हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर मिलने की संभावना हमें देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि कुछ लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी देखने को मिलती हैं। जब हम हानियों की बात करते हैं तो उसके अंदर प्रमुख विधि है, प्रमुख बिंदु है, सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण करना असंभव है। किसी भी विधि में आप जिनके माध्यम से तथ्यों को संग्रहित करते हैं, सार्वभौमिक प्रश्न यानी सभी उत्तरदाता के लिए समान प्रश्नों का निर्माण करना। कुछ उत्तरदाता हमारे शिक्षित होते हैं, कुछ अशिक्षित होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, कुछ शहरी क्षेत्रों के होते हैं, कोई अलग अलग भाषा के होते हैं। इन सभी के लिए एक प्रश्न का निर्माण करना जो सभी के लिए ही लाभकारी हो, ऐसे प्रश्न का निर्माण करना एक कठिन कार्य माना जाता है। दूसरी बात हम करते हैं संपर्क की समस्या। जब अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आपस में एक साथ बैठ के सूचना का संकलन करते हैं तो अनुसंधानकर्ता के लिए उत्तरदाता से संपर्क करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई बार उत्तरदाता के पास समय नहीं होता, कई बार उत्तरदाता हमें अवेलेबल नहीं होता, घर पर उपलब्ध नहीं होता, ऑफिस में उपलब्ध नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में हमने जो उत्तरदाता का चयन किया है उस उत्तरदाता से संपर्क करना भी एक बहुत बड़ा कठिन कार्य इस विधि के लिए माना जाता है। स्वाभाविक है, अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने की स्थिति में होते हैं, तभी हम तथ्यों को संकलित करते हैं। तो इसमें अधिक समय भी खर्च होता है और अधिक धन की भी आवश्यकता होती है। दोनों ही ज़्यादा खर्च होते हैं क्योंकि आमने सामने की अवस्था में उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता होते हैं। इस विधि के माध्यम से हम सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता जब आमने सामने की स्थिति में होते हैं तो हम छोटे क्षेत्र का ही अध्ययन कर सकते हैं। बड़े क्षेत्र का अध्ययन करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से उत्तरदाता से सूचना का संकलन करता है। एक इसमें बहुत बड़ी समस्या ये आती है, संगठनात्मक समस्याएं जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें एक अनुसंधानकर्ता अगर हम सूचना का संकलन का कार्य अकेला करेगा तो वो पूरा कार्य आराम से आसानी से नहीं कर सकता। तो इसके लिए उसको एक दल की, संगठन दल की ज़रूरत होती है और वो दल वफादार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और प्रशिक्षित होना चाहिए। और जब वो अगर इस प्रकार का है तभी मानना चाहिए कि एक अनुसंधानकर्ता वास्तव में प्राथमिक सूचना का संकलन कर सकता है, वरना वो प्राथमिक सूचना का संकलन अकेले रहकर नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो संगठन है, जो कई सारे व्यक्ति हैं, वो लापरवाह हो जाते हैं। वह उसके उद्देश्य से ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते, तो वह वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करने का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते।
और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि सूचनादाता का भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो जाता है कि वह सूचनादाता वही उत्तर देता है जो अनुसंधानकर्ता चाहता है। लेकिन होना यह चाहिए कि जो वास्तव में सच है उत्तरदाता को वही सच बताना चाहिए। अनुसंधानकर्ता के व्यवहार से प्रभावित होकर उत्तर उसे नहीं देना चाहिए। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो हम अनुसंधानकर्ता को अनुसूची का प्रयोग करते समय सामने देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि उत्तरदाता के सामने जब अनुसंधानकर्ता कुछ प्रश्न करता है तो उत्तरदाता कई बार क्रोधित हो जाता है, तो उसके क्रोध से भी हमें बचने का कार्य करना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख दोष हैं एक अनुसूची के। इन दोषों को हमें दूर करते हुए इस विधि का अधिक से अधिक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू।